नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम संविधान के टॉपिक के अंतर्गत प्रस्तावना का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल अर्थात उद्देशिका। किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना उस देश की संविधान का सारगर्भित संक्षिप्त एक परिचय होती है, जिससे हम उस देश की संविधान बनाने के उद्देश्य और प्रारूप को भली भांति समझ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे इनकी पृष्ठभूमि से। भारत ने संविधान की जो प्रस्तावना है उनको यूएसए के संविधान से को देखकर अंगीकृत किया है। हमने प्रस्तावना अपने देश के संविधान में बनाया है। किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूएसए के संविधान के आधार पर हमने भी भारत के संविधान में प्रस्तावना को अंगीकृत किया। ये हुई। दूसरा पॉइंट है, यहां पर आता है प्रस्तावना का भाषा। प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार से होना चाहिए, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया है। तो दो पॉइंट हुआ स्रोत के अंतर्गत। प्रस्तावना का विचार हमने अपने संविधान में कहां से डाला है? यूएसए के संविधान से डाला है। दूसरा चीज है प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसको हमने ऑस्ट्रेलिया की संविधान से अंगीकृत किया। ये प्रश्न बनते हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। प्रश्न देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्रस्तावना का विचारधारा हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया। प्रस्तावना की जो भाषा कैसी होनी चाहिए वो हमने ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ग्रहण किया। सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए? उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में। कब? 13 दिसंबर को। किसके द्वारा? नेहरू जी द्वारा। नेहरू जी ने संविधान सभा में सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पीछे है संविधान का प्रारूप और उनके उद्देश्यों को संविधान सभा के सभी सदस्यों को भली भांति समझाया जा सके, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। और यही आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप या रूपरेखा तैयार हुआ, ढांचा तैयार हुआ। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत की संविधान की प्रस्तावना बनी। अब इसमें दो तीन बातें और देख लेते हैं। संविधान में कुछ और भी विदेशी स्रोत है, जैसे फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे शब्द जो हमने फ्रांस की क्रांति से अंगीकृत किया है। फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उस क्रांति में तीन शब्द गूंजे थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों ने इन शब्दों को अंगीकृत किया, हमने भी अंगीकृत कर लिया क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा चीज, रूस की क्रांति से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को हमने कहां से ग्रहण किया? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति 1917 में। तो वहां पर जो शब्द गूंजे थे, प्रमुख विचारधारा था, लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे शब्द रूस की क्रांति में गूंजे थे। उन शब्दों को हमने भारत के संविधान में अंगीकृत कर लिया। तो यह हुआ ऐतिहासिक बैकग्राउंड। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना से संदर्भित कुछ न्यायविद, कानूनविद द्वारा चुने हुए विचार या टिप्पणी। इसके अंतर्गत पहला व्यक्ति है N.A. पालकीवाला।
N.A. पालकीवाला ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाला न्यायविद या कानूनविद व्यक्ति कौन है? N.A. पालकीवाला। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अच्छे से याद रखना है, इनसे प्रश्न बनते हैं। अब आगे बनते हैं, दूसरा चीज देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किनके द्वारा कही गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के संदर्भ में कहा, सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के संदर्भ में क्या कहा? अगर संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना क्या है? आत्मा। प्रस्तावना आत्मा। डॉक्टर सुभाष कश्यप के द्वारा प्रस्तावना के संदर्भ में विचारधारा या टिप्पणी। चौथा संविधानविद व्यक्ति देखते हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। किसे कहा? प्रस्तावना को। तो ये चुने हुए विचार है प्रस्तावना के संदर्भ में। आगे हम देखते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान की अंग है या इसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है? तो इनसे भी प्रश्न बनता है। तो इसके संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट की वाद है, उसको हम देखते हैं। तो पहला मामला आया प्रस्तावना के संदर्भ में 1960 में, बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामला 1960। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है। अब संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन भी संभव नहीं हो सकता, इसमें संशोधन संभव नहीं है। तो बेरूबारी मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निर्णय दिया, प्रस्तावना के संदर्भ में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन और संशोधन की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद दूसरा मामला आया गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद जो बनाम भारत संघ और पंजाब राज्य 1967 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है तथा अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है। किसमें कहा? गोलकनाथ बनाम भारत संघ 1967 के मामला में। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वाद आया सुप्रीम कोर्ट में। बहुत महत्वपूर्ण वाद है केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रस्तावना जो है संविधान की अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया
कि संविधान की अंग है और इसमें संशोधन संभव है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संसद कर सकती है, संशोधन किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 1973 में, और पहली बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन है। लेकिन एक बात स्पष्ट उन्होंने और नीचे कोडिंग किया कि किसी भी प्रकार के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इस आधार पर 1942 में बोलता हूं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ। इसी को आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए थे, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ वाला जो मामला है, उसमें स्पष्ट निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किए जा सकते हैं बशर्ते मूल ढांचा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तो इसे आधार बना करके 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रथम बार संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन हुए, और संशोधन के फलस्वरूप संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। किसके अंतर्गत जोड़े गए? प्रस्तावना के अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुए और उसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से ये शब्द हैं? तो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, दूसरा चीज है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। अखंडता। ये 3 शब्द। तो ये हुआ इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड। और हम पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व के अंतर्गत पहला पॉइंट है संविधान की स्रोत। संविधान की प्रस्तावना का पहले लाइन में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, अर्थात देश की जनता। देश की जनता या भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है। तो संविधान का असली स्रोत किसमें निहित है? भारत के लोगों में, देश की जनता में। ये पॉइंट याद रखना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की स्रोत जो प्रस्तावना के अंतर्गत दिए गए हैं, उसका मुख्य ध्येय क्या है, उसका तत्व क्या है? हम भारत के लोग, देश की जनता। दूसरा चीज देखते हैं संविधान का स्वरूप। मुख्य तत्व के अंतर्गत दूसरी पॉइंट हम देखते हैं संविधान की स्वरूप। संविधान के स्वरूप के आधार पर देश कैसा है, दूसरे देशों को हम बता सकते हैं हमारा देश ऐसा है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत अब कैसा देश है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब क्या है? हम बाहरी या आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी सत्ता के हम अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है। 1947 से पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था, अर्थात भारत जो है ब्रिटेन की उपनिवेश थी। तो ब्रिटेन की संसद जो है देश के लिए जो भी विदेश नीति या आंतरिक नीति बनाता था उसे देश फॉलो करती थी। तो हम गुलाम थे, स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन संविधान की प्रस्तावना के तहत जब देश आजाद हो गई तो हमने दुनिया को बता दिया कि भारत अब कैसा देश है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अर्थात बाहरी और आंतरिक रूप से अब हम क्या हैं? पूर्ण स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी सत्ता के हम अब गुलाम नहीं रहे।
हालांकि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य जरूर बने मई 1949 में, लेकिन हमारा स्वेच्छा है कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग कर सकते हैं, या कोई भी विदेशी जो संगठन है उसकी सदस्यता को हम ग्रहण किए हैं तो हमारी मर्जी के ऊपर है। जब चाहे तब हम किसी के साथ संधि कर सकते हैं, या मित्र घोषित कर सकते हैं, उसको शत्रु घोषित कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि हम बाहरी रूप से भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और आंतरिक स्वतंत्रता, हमने देश की जनता को आंतरिक स्वतंत्रता दिया है, सामाजिक रूप से स्वतंत्र है, सामाजिक। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की है। तीसरा चीज है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया है, और चौथा चीज है आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है। आंतरिक रूप से भी हमने 4 प्रकार की स्वतंत्रता अपने देश के नागरिकों को प्रदान की है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। तो यह हुआ प्रभुत्व संपन्न के अंतर्गत पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब ये समाजवादी की अवधारणा को हम देखते हैं। समाजवादी की अवधारणा दुनिया में 2 प्रकार के प्रचलित समाजवादी देखते हैं। यूरोप का समाजवादी, यूरोप के समाजवादी जो मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित है, जिसमें संघर्ष की कहानी है, और इसलिए उसको संघर्ष, स्ट्रगल सोशलिस्ट कहते हैं। उसमें संघर्ष समाजवादी की प्रेरणा यूरोप के देशों ने अपनाया है। तो भारत जो है लोकतांत्रिक समाजवादी है, लोकतांत्रिक समाजवादी की अवधारणा, लोकतांत्रिक समाजवादी अवधारणा को अपनाया है, जो गांधीवाद और नेहरूवाद से प्रेरित है। नेहरू और गांधी के समाजवाद से प्रेरित है जो भारत का समाजवाद है। इसलिए भारत के समाजवाद को हम किस प्रकार के समाजवाद मानते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद। हालांकि इसमें कुछ तत्व मार्क्सवाद के समाजवाद अर्थात पश्चिमी यूरोप के समाजवाद का भी कुछ अंश हमको दिखाई देता है। इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था बनाएं तो निजी और सहकारी क्षेत्र दोनों के अस्तित्व को जिंदा रखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपना लिए जो समाजवाद के आधार पर ही है। तो भारत का समाजवाद जो है मूलतः गांधीवाद से प्रेरित है, इस बात को याद रखना। और लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवादी है भारत? लोकतांत्रिक समाजवादी है। तीसरा चीज हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत कैसा देश है धर्म के मामला में? पंथ निरपेक्ष। अर्थात पंथ निरपेक्ष का वास्तविक अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। राज्य जो है धर्म के मामला में तटस्थ है। राज्य जो है धर्म के मामले में क्या है? तटस्थ। अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं। सभी धर्म के लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं बगैर किसी दबाव के। इसे हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। तो याद रखना भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, अर्थात धर्म के मामला में तटस्थ है, राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता। तो धर्म के आधार पर 3 प्रकार की स्टेट होता है। पहला होता है नास्तिक धर्म। तो नास्तिक देश होता है जहां पर किसी भी धर्म को नहीं लोग मानते हैं, धर्म को सिरे से खारिज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं जो नास्तिक स्टेट कहते हैं। दूसरा होता है सैद्धांतिक स्टेट। धर्म के मामले में सिद्धांतिक स्टेट होता है, राज्य का एक विशेष धर्म होता है जिसको संरक्षण देता है। जैसे श्रीलंका बौद्ध धर्म का राजकीय धर्म है, तो वो सैद्धांतिक धर्म है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष है भारत में। भारत किसी भी धर्म का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्म के मामले में तटस्थ है। तो ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष। लोकतांत्रिक हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है।
अब डेमोक्रेटिक होने का मतलब है जनता जो अपने शासक का चुनाव करती है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत किए थे, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में चुनी हुई सरकार या शासन व्यवस्था को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, लास्ट पॉइंट है इसका, गणराज्य, रिपब्लिक है। भारत कैसा है? रिपब्लिक है। अब इसका क्या मतलब होता है? जो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो वंशानुगत ना होकर के उनका निर्वाचन होता है। तो राज्य के जो शासक है या देश का जो प्रमुख है वंशानुगत नहीं है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रानी के गर्भ से राजा पैदा होने की जो कॉन्सेप्ट है वो अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि हम अब रिपब्लिक हो चुके हैं। हमारा जो प्रमुख है, देश का जो संवैधानिक प्रमुख है अर्थात भारत के राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन होता है। अपरोक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब किसी भी प्रकार से उनका निर्वाचन से ही वो चुनकर जाते हैं। तो जनता उनको परोक्ष निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति के पद पर चयनित करते हैं। इसलिए भारत कैसा है? हमारा जो संवैधानिक प्रमुख क्या है? वंशानुगत नहीं है। इसीलिए देश कैसा है? एक गणराज्य है, रिपब्लिक देश है। तो ये एक बार फिर से हम देखते हैं संविधान के स्वरूप में भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात बाहरी और आंतरिक रूप से हम क्या चीज हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरा, हम कैसा है? ये सोशलिस्ट हैं। किस प्रकार से? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। तीसरा चीज है, हम पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष है मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म के मामला में तटस्थ हैं। चौथा चीज है, हम लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं। डेमोक्रेसी देश का मतलब है जनता अपनी सरकार को स्वयं बनाता है अपने हित के लिए। पांचवा पॉइंट है गणराज्य। यहाँ की जो संवैधानिक प्रमुख है अर्थात देश की मुखिया है, उनका निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं है। ये हो गया संविधान की स्वरूप। इसको अच्छे से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पूरा आपके पास समय रहती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रमुख तत्व है संविधान के बनाने का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या क्या चीज है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं। हम अपने देश की जनता को संविधान बनाकर दिए हैं, तो उनके पीछे क्या उद्देश्य है, प्रस्तावना को देख करके हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले भैया न्याय दिलाना है। देश की जनता को क्या दिलाना है? न्याय। ठीक, कितने प्रकार के न्याय की बात करता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, ये तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करता है भारत की संविधान। दूसरा चीज है स्वतंत्रता। देश की जनता को हमने जो लिबर्टी प्रदान किया है, तो स्वतंत्रता के अंतर्गत हम उनके विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास तथा धर्म और उपासना, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता हमने प्रदान कर रखी है। विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमने प्रदान कर रखी है देश की जनता को। इसके बाद देखते हैं समता या समानता। तो हमने किस बात का समानता प्रदान की देश के? तो प्रतिष्ठा और अवसर का। देश के नागरिकों को प्रतिष्ठा प्रदान करना और सरकारी सेवाओं में या देश के जो भी अवसर है, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र है उसमें अवसर, किस प्रकार का समानता? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। चौथा पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा को भी ध्यान में रखा है, किसी भी प्रकार का गरिमा नष्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम भारत के जो संविधान का मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 21 को पढ़ सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसके आधार पर व्यक्ति की गरिमा का प्रारूप को हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत डाला है। इसके बाद हम देखते हैं देश की एकता और अखंडता को भी बनाना है। देश की एकता और अखंडता, देश में बहुत सारे भाषा, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश है, तो उनके बीच जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बीच एक भौगोलिक एकता, सामाजिक एकता बनाए रखना चाहते हैं ताकि अखंडता बचे रहे, देश किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। आज संविधान लागू हुआ इतने साल हो चुका है और इसी संविधान के जो ताकत के बजाय हम देश को अखंड बना करके रखें, किसी भी प्रकार का हमारा देश खंडित नहीं हुआ है। छठवां चीज है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से हमने इस संविधान को बनाया है। हम ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं देश के अंतर्गत, करेंगे संविधान की जो मूल भावना है, ताकि लोगों के बीच बंधुता बढ़े। तो ये प्रमुख पॉइंट है संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत। एक बार फिर देखते हैं न्याय, कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। रूस की क्रांति से हमने इसको ग्रहण किया है। दूसरा चीज है लिबर्टी, किसका, विचार रखने का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म और उपासना की। समता, समता मतलब है समानता, तो किस आधार पर देश की जनता की प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमको प्रदान करना है। और व्यक्ति की गरिमा को ध्यान देना है, और इसको ध्यान देने के लिए, व्यक्ति की गरिमा को ठोस बनाने के लिए हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये बात व्यक्ति की गरिमा और स्पष्ट वहां पर समझ में आएगी। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, ये हमारा उद्देश्य है संविधान बनाने का। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सके। इसके साथ हमको भाईचारा और बंधुत्व को बढ़ाना है। तो ये हुआ संविधान की प्रस्तावना, और संविधान की प्रस्तावना को हमने कब अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किए, अंगीकृत अधिनियमित, भारत के संविधान को क्या किए, अधिनियमित और आत्मार्पित किए। ठीक, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत में देखते हैं तो 2006 विक्रम संवत पड़ता है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू तैयार हो गया था, और इस दिन हम आंशिक रूप से संविधान को लागू किए थे, और इस दिवस को हम विधि दिवस के रूप में मनाए हैं, क्योंकि हम इस दिन हमने क्या किया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए। तो ये हुआ संविधान की प्रस्तावना, और एक या दो बार अच्छे से इसे रिपीट करके पढ़े तो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से भारत के संविधान का प्रस्तावना समझ में आ जाएगा, और इनसे कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनाने में आपको आसान होगा। जय हिंद, जय भारत।